गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? होप सो सब बच्चे फाइन होंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। माई सेल्फ सुधीर सर। बच्चों, मैं दीप इंस्टीट्यूट चलाता हूं, राइट। तो मैं सेमेस्टर 1 का जो आपका पेपर है डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसकी मैं कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरा जो कोर्स है बिल्कुल पूरे सेमेस्टर आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, एंड दिस इज फॉर बेसिक स्टैटिस्टिक्स। और ये कोर्स मैंने डेवलप किया है ओनली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स स्टूडेंट सेमेस्टर 1, राइट। तो बाकी बच्चे भी, जो बाकी अनदर यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, वो भी इस कोर्स को यूट्यूब चैनल पे फ्री एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर उनका सिलेबस मैच करता है तो। बट डेडिकेटेडली मैंने जो सिलेबस जो बनाया है, जो कोर्स कंटेंट डेवलप किया है, वो अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 के अकॉर्डिंग मेरे बच्चों किया है। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड आल्सो योर टाइम स्टार्ट करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टैटिस्टिक्स है, मतलब आपका जो कोर्स है वो स्टैटिस्टिक्स है, सब्जेक्टिव है डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले एक बार स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए कि एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स होता क्या है या कैसे वर्क करता है। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे को अपने सब्जेक्ट का डेफिनेशन ही नहीं पता होता है। डेफिनेशन इज नॉट जस्ट ए डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। एक्चुअली में क्या होता है, डेफिनेशन में सब कुछ छुपा होता है कि हम जो पूरी लाइफ इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट वर्क कैसे करता है, या एक्चुअली में वो सब्जेक्ट है क्या। तो डेफिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, सिर्फ रटना नहीं होता चीजों को, हर एक टर्म को एक्चुअली में समझना होता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही मेरा जो आपसे क्वेश्चन है या जो मेरी बात है आपसे, वो है कि भाई स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। सो नॉर्मली इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स, कैसे आप स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे मेरे बच्चों। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंटिफिक स्टडी। तो कैसे लिख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस in which we collect data, tabulate data, analyzes the डाटा। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल वेरी सिंपल। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी मींस एक ये साइंस का सब्जेक्ट है। तो दो टाइप के सब्जेक्ट हम डील करते हैं यूनिवर्स के अंदर, साइंस और नॉन साइंस, मतलब साइंटिफिक स्टडी और नॉन साइंटिफिक स्टडी। तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट नहीं लूंगा, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, डजंट मैटर। सिर्फ दो ही ब्रॉड कैटेगरी है, एक साइंटिफिक और एक नॉन साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर जो भी बात हम कहेंगे वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगी, मतलब उस बात को सब मानेंगे, क्योंकि उसके पीछे हमारे पास एक सॉलिड लॉजिक होगा। समझ गए बच्चों, बिल्कुल वेरी सिंपल। जो नॉन साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उनमें जब हम कोई बात लिखते हैं या कहते हैं या कोई रूल बनाते हैं, तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो आप ना मानने को तैयार हो कि सर लिखा जरूर है, एग्जाम में आएगा तो हमें भी यही लिखना पड़ेगा, लेकिन हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। तो वो नॉन साइंस के सब्जेक्ट होते हैं। अगर साइंस का सब्जेक्ट है तो आपको हर बात को जो कही जाएगी उसके पीछे एक मैथमेटिकल लॉजिक होगा। डन। वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो एक साइंस का सब्जेक्ट है, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इन विच वी कलेक्ट द डाटा। हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। समझ गए। चलिए, तो कलेक्शन करने का तो आपको मतलब पता है। अब मेन पॉइंट आता है कि सर डाटा क्या होता है। तो मेरे बच्चों वेरी सिंपल, आपको पता होगा इतना, डाटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड डाटा। डाटा में बी न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल, मीन्स पोजिशनल, वट एवर बी टाइप।
डाटा के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, यूज्ड डाटा है, अनयूज्ड डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा है, कार्डिनल डाटा है, ऑर्डिनल डाटा है, पोजिशनल डाटा है. देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ डाटाज. बट इन स्टैटिस्टिक्स हम डाटा को कभी भी ऐसे डील नहीं करते जैसे मैंने अभी बताया. डाटा दो टाइप से डील होता है इन स्टैटिस्टिक्स, दो कैटेगरी में डील होता है. वन इज फ्रीक्वेंसी डाटा, अनदर इज प्रोबेबिलिस्टिक डाटा. अब थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, जो आपका ये पेपर है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, दैट इज डेस्क्रिप्टिव डाटा या डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी डाटा से डील करते हैं, और जो सेकंड पेपर है आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाला, उसके अंदर हम प्रोबेबिलिस्टिक डाटा से डील करेंगे. तो थोड़ा सा डीपली खैर आगे क्लासेस में मैं आपको बताता हुआ चलूंगा. तो थोड़ा समझ लीजिए, जो डाटा होता है जिसपे आप साइंटिफिक स्टडी करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट में, वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है वैसे तो बहुत टाइप का हो सकता है, लेकिन इन स्टैटिस्टिक्स हम उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. वन इज फ्रीक्वेंसी डाटा, अनदर इज प्रोबेबिलिस्टिक डाटा. वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. फिर हम क्या करते हैं, उस डाटा को टेबुलेट करते हैं. जो भी आपने ले लिया उस डाटा को हम टेबुलेट करते हैं. फिर क्या करते हैं, उस डाटा को हम एनालाइज करते हैं. वी एनालाइज द डाटा. अब क्वेश्चन ये आता है कि वी एनालाइज द डाटा का मीनिंग क्या होता है, या क्या समझते हैं जब आप कभी ये कहते हैं कि डाटा को एनालाइज करिए. तो मेरे बच्चों, आप देखेंगे अगर नॉर्मली किसी से पूछेंगे कि वी एनालाइज द डाटा का मतलब क्या है, तो वो बोलेगा कि भाई हम डाटा में से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं. बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन डाटा में से वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप निकाल रहे होते हैं, तो आज मैं आपको क्लियर करता हूं. जब भी आप कभी ये कहते हैं कि वी एनालाइज द डाटा, इसका मतलब है डाटा जो आपको गिवन है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डाटा हो, चाहे वो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा हो, उसमें से आप चार इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं. नंबर वन, सेंट्रल वैल्यू, जिसको आप मेजरमेंट ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, या जिसको आप एवरेज भी कहते हैं. हो सकता है आपने नाम सुना हो. तो जब हम ये कहते हैं कि वी एनालाइज द डाटा, तो उसमें से हम डाटा में से हम चार यूजफुल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं. नंबर वन, सेंट्रल वैल्यू. सेकंड, डिस्पर्जन. थर्ड, स्क्यूनेस. एंड फोर्थ, कुर्टोसिस. तो हो सकता है ये चारों बातें आपने कभी 12th क्लास में थोड़ी बहुत लिटिल बिट पढ़ी हो सकता है नहीं पढ़ी हो. डोंट वरी, इन माई क्लास A to Z चीजें मैं आपको बिल्कुल डीपली बेसिक से समझाता हुआ चलूंगा. तो क्या हुआ कि हम जब ये कहते हैं कि डाटा को एनालाइज करिए, तो हम चार इंफॉर्मेशन उस डाटा में से निकालना चाहते हैं. नंबर वन, सेंट्रल वैल्यू. सेकंड, डिस्पर्जन. थर्ड, स्क्यूनेस. एंड फोर्थ, कुर्टोसिस. तो जो पहली आपकी जो सेकंड यूनिट है मेरी, वो इसी पर बेस्ड है. तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. तो मेरे बच्चों, ये तो था सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो अगर हम एक बार रिकॉल कर ले, सो आवर सब्जेक्ट इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट, इट इज ए साइंटिफिक स्टडी इन विच वी एनालाइज द डाटा. मींस हम कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं अपने सब्जेक्ट में. दिस इज ऑल स्टैटिस्टिक्स, दैट्स इट. इसके अलावा हम कुछ काम नहीं करते स्टैटिस्टिक्स में. हम सिर्फ डाटा को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं या साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं. और एनालाइज करने का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझा चुका हूं. तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो यहां बता दूं मेरे बच्चों, मैं अपनी जो क्लासेज स्टार्ट करता हूं वो सेकंड यूनिट से स्टार्ट करता हूं. इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट यूनिट में पढ़ाऊंगा नहीं आपको, नहीं, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले हम सेकंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट यूनिट हम उसके बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे. उसका रीजन है, फर्स्ट यूनिट डायरेक्ट थ्योरेटिकल है, आपको एज इट समझ में नहीं आएगी जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि हम डाटा के साथ कैसे डील करते हैं या डाटा को हम कैसे एनालाइज करते हैं. तब तक फर्स्ट यूनिट का कोई बेनिफिट नहीं है. तो लेट अस स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 2, राइट. चलिए, तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 में, दैट इज डाटा समराइजेशन. एक्चुअली डाटा समराइजेशन का मतलब ही होता है डाटा एनालाइजेशन. लेकिन पॉइंट क्या है कि यहां पर जो हम डाटा डील करेंगे वो फ्रीक्वेंसी डाटा होगा. जो सेकंड पेपर है आपका वो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा डील करेंगे. तो डाटा का मतलब होता इंफॉर्मेशन ही है. तो जब हम डाटा बनाएंगे तब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी डिफाइन करूंगा
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी डाटा एंड द प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, ताकि आप चीजों को समझ सके, राइट। अब जैसा कि मैंने बोला था कि जब आप डाटा को एनालाइज करेंगे, तो डाटा को एनालाइज करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर हैं। उनमें सबसे क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या कुछ लोग इसको एवरेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ लोग इसको एवरेज भी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों कंसर्न आता है कि सर एवरेज का मीनिंग क्या होता है। कैलकुलेट तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले एवरेज का मीनिंग क्या होता है, या सेंट्रल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, एक बार जरा डिस्कस हो जाए। तो यहां पे एक छोटी सी एक कंट्रोवर्सी है, एक बात आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एवरेज को अर्थमेटिक मीन का नाम देते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो आप ये प्रॉब्लम को फेस करेंगे। बुक्स में भी ये लिखा हुआ है कि एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीन, जबकि एक्चुअली में नॉट। एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी इज ए टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन इज द मेजरमेंट ऑफ दैट टेंडेंसी। मींस अर्थमेटिक मीन होता जरूर है, लेकिन अर्थमेटिक मीन एक फॉर्मूला है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो एवरेज को कैलकुलेट करता है। समझ गए ना? तो एवरेज अलग चीज होती है, अर्थमेटिक मीन अलग चीज होता है। तो सबसे पहले हम एवरेज समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले मेरे बच्चों फॉर्मूला नहीं आता कभी भी, पहले आती है टेंडेंसी। मतलब जो फॉर्मूला आप लगाना चाहते हो, जो बात आप कहना चाहते हो, उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है। समझ गए? पहले ये टॉपिक आता है। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजरमेंट ऑफ एवरेज, तो डिफाइन करेंगे भाई कि भाई एवरेज होता क्या है मेरे बच्चों। वेरी सिंपल, आपने शायद कहीं पढ़ा भी होगा, एवरेज इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। मींस आप एक ऐसा नंबर बताना चाहते हैं जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे। अब मान लीजिए पूरे डाटा में लाखों करोड़ों ऑब्जर्वेशंस है, समझ गए? तो लाखों करोड़ों ऑब्जर्वेशंस तो आप मुझे देंगे नहीं, मैं एक सिंगल नंबर आपसे चाहता हूं जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास इंडिया में जितने भी बॉयज हैं, और बॉयज को मैंने डिफाइन कर दिया 12 ईयर से बड़े और 26 ईयर से छोटे। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने डिफाइन कर दिया कि 12 ईयर से ज्यादा जिसकी एज है और 26 ईयर से कम जिसकी एज है इंडिया में, ये बॉयज है, इनकी एवरेज हाइट बताइए। तो मान लीजिए आप क्या करेंगे, जो भी आप करेंगे, आपने मुझे बोला सर इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट हमें लगता है 5 फुट 7 इंच, सपोज फॉर एग्जांपल। तो क्या सारे इंडियन बॉयज की हाइट 5 फुट 7 इंच है? नहीं। लेकिन फिर भी आपने मुझे एक नंबर दे दिया। कैसे कैलकुलेट किया ये बात की बात है, एक नंबर आपने मुझे दे दिया। ये जो नंबर है 5 फुट 7 इंच, ये पूरे इंडियन बॉयज की हाइट को सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि वैसे तो बॉयज की हाइट कम और ज्यादा भी हो सकती है, बट इन इंडिया मैक्सिमम बॉयज की जो हाइट होती है वो 5 फुट 7 इंच के आसपास होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बॉयज की हाइट 5 फुट 7 इंच के आसपास होती है, नहीं। मैक्सिमम बॉयज की हाइट 5 फुट 7 इंच के आसपास होती है। मतलब 5-6 हो जाए, 5-8 हो जाए, लगभग 5-7 के बराबर होती है। ये मीनिंग है एवरेज का या सेंट्रल वैल्यू का। समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले आता है मीनिंग, उसके बाद कहीं जाके आता है कि हाउ टू कैलकुलेट इट। तो कैलकुलेशन के तरीके बाद में आते हैं, पहले आता है कि आप जो चीज कैलकुलेट कर रहे हो उसका मीनिंग क्या है। तो सेंट्रल वैल्यू या एवरेज का मीनिंग क्या हुआ कि हम पूरे डाटा को एक सिंगल टर्म से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और वो सिंगल टर्म कैसे डिफाइन होगी कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा उस नंबर के आसपास होना चाहिए। हो सकता है कुछ ऑब्जर्वेशन दूर हो, कुछ ऑब्जर्वेशन छोटी हो, कुछ ऑब्जर्वेशन बड़ी हो, डजंट मैटर, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन उसके आसपास होनी चाहिए। समझ में आया? सो दिस नंबर इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू या एवरेज। वेरी सिंपल, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब
अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, जब भी हम कोई मेजरमेंट बनाते हैं या कोई टेंडेंसी बनाते हैं या कोई फॉर्मुलेशन क्रिएट करते हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चों कि हम ऐसे ही मुंह उठा के क्रिएट कर देते हैं। नहीं, हम इस टाइप के फॉर्मूले बनाते हैं जिस टाइप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ क्वालिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो जब मैं एवरेज को डिफाइन करूंगा या मैं जब एवरेज को कैलकुलेट करूंगा, तो मैं ऐसे फॉर्मूलाज यूज करूंगा जिनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मैंने टॉपिक ले लिया क्राइटेरिया ऑफ एन आइडियल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब कुछ क्राइटेरियाज हमने डिफाइन करने हैं जो सेंट्रल वैल्यू को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग इन व्हाट सेंस? आप कहेंगे कि सर जो आपने एवरेज का मीनिंग मुझे समझाया उसके अकॉर्डिंग मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरियाज थे। तो फॉर्मूला बनने के बाद क्राइटेरियाज नहीं आते, पहले क्राइटेरियाज आते हैं, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है। तो हम पहले आपको यह समझाएंगे कि आपके सेंट्रल वैल्यू को मेजर करने के फॉर्मूले के अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए, कौन कौन सी अच्छी बातें होनी चाहिए। तो माय टॉपिक इज द क्राइटेरिया ऑफ एन आइडियल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू। सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया है इट इज रिजिडली डिफाइंड। ठीक है मेरे बच्चों, इट इज रिजिडली डिफाइंड। अब समझिए, जब आप बुक्स पढ़ेंगे ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वो हो सकता है सवाल पूछ ले, राइट द क्राइटेरियाज ऑफ एन गुड एस्टिमेटर। और कोई भी मत पूछो, आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कामयाब आपको होना है, सक्सेस आपको होना है। किताब को नहीं होना, ना सुधीर सर को होना, ना आपके क्लास टीचर को होना। समझ गए? हम हो चुके हैं सब। तो आपको हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए अगर आपको इस सब्जेक्ट में कैरियर बनाना है। तो कैरियर नहीं बनाना है फिर तो आप जो मर्जी करिए, उससे फिर कोई नीड नहीं है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए इट इज रिजिडली डिफाइंड। एक्चुअली जब हम कोई भी मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स या किसी अनदर सब्जेक्ट में हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं, तो डेफिनेशन दो टाइप की होती है, रिजिडली और वीकली। रिजिडली का मतलब होता है कि जो डेफिनेशन सुधीर सर ने आज लिखी है, स्टैटिस्टिशियंस ने आज लिखी है, होल लाइफ चाहे दुनिया का कोई भी डाटा हो जाए यही डेफिनेशन रहेगी। आप समझ गए? बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे होते हैं मेरे बच्चों जिनका डेफिनेशन चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। मतलब डाटा ऐसा होगा तो ये डेफिनेशन, डाटा ऐसा होगा तो ये डेफिनेशन, डाटा ऐसा होगा तो ये डेफिनेशन। समझ गए? सिंपल है बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे फॉर्मुलेशन, बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे होते हैं जिनका डेफिनेशन बिल्कुल रिजिड होता है। हिंदी में इसको स्थिर कहते हैं, सॉलिड कहते हैं कि भाई जो मैंने बोल दिया आज वही रहेगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जब हम मैथमेटिकली फॉर्मूले डेवलप करें टू कैलकुलेट द सेंट्रल वैल्यू, तो मेरे मेजरमेंट ऐसे होने चाहिए जिनका डेफिनेशन रिजिड हो। ऑब्वियसली बात है, रिजिडनेस ज्यादा सॉलिड रहती है। ठीक, चलिए सेकंड है मेरे बच्चों, इट इज easy to calculate and easy to understand। मीन्स आप जो फॉर्मूला बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं टू कैलकुलेट द सेंट्रल वैल्यू और टू कैलकुलेट द एनी अनदर मेजरमेंट, वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको इजीली समझ में आना चाहिए। एंड कोशिश करना कि इजी टू कैलकुलेट भी हो, कोशिश करना कि वो इजी टू कैलकुलेट भी हो। मतलब ऐसा ना बनाना कि फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि उसको कैलकुलेट करना ही आसान ना बने। तो हम इन जनरल कोशिश करते हैं कि वो इजी टू कैलकुलेट बन के आए। बिल्कुल सिंपल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड जो आता है मेरे बच्चों, थर्ड आता है इट इज बेस्ड
ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। वो कह रहा है कि आप ऐसा फॉर्मूला बनाइए इन स्टैटिस्टिक्स, जो भी आप मेजरमेंट करना चाहते हैं, वो फॉर्मूला जितना भी आपका डाटा है, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशंस है, वो फॉर्मूला उन सारी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होना चाहिए। मींस आपने जो फॉर्मूला बनाया, दिस इन्वॉल्व्स ऑल द ऑब्जर्वेशंस, दिस डिपेंड्स ऑल द ऑब्जर्वेशन, दिस यूज ऑल द ऑब्जर्वेशंस। मतलब बहुत सारे मेजरमेंट आपको देखने को ऐसे मिल सकते हैं जो डाटा की सारी ऑब्जर्वेशंस का यूज नहीं करते, 50% ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हैं, 25 ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हैं, 10% ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हैं, 2 ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हैं, 1 ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हैं। बिल्कुल, देयर आर सो मेनी केसेस इन स्टैटिस्टिक्स, बट मेरा टॉपिक था क्राइटेरिया ऑफ ए गुड मेजरमेंट। तो एक अच्छा मेजरमेंट बनाने के लिए मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड करता हो। तो मैं लिखूंगा ना कि इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा डाटा सारी ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करता हो। बिल्कुल सिंपल है। चलिए, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है डाटा के अंदर कभी कभी क्या होता है ना, अचानक से बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है और अचानक से बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है। तो जैसे ज्यादातर डाटा एक जैसा होता है, जिसको हम होमोजिनिटी कहते हैं, कि डाटा भाई होमोजीनियस है ना, आसपास सा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से कुछ एक ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी हो जाती है, या एक ऑब्जर्वेशन अचानक से बहुत छोटी हो जाती है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 50 लोग हैं, जिसमें से ज्यादातर लोगों की जो हाइट है 5 फुट 6 इंच है, सपोज फॉर एग्जांपल 5.6, लेकिन एक आदमी है जो 6 फुट 4 इंच का है, तो आप क्या कहेंगे, यार ये तो अलग से ही दिख रहा है। या फिर एक आदमी है जो 4 फुट का है, आप क्या बोलेंगे, यार ये तो हाइट कम रह गई इसकी। तो इन ऑब्जर्वेशंस को हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी फॉर्मुलेशन में यूज करूं टू मेजर्स द सेंट्रल वैल्यू, वो जो फॉर्मुलेशन है वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से नॉट अफेक्टेड होना चाहिए। मतलब वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए जो भी हम फॉर्मुलेशन यूज करेंगे या करना चाहते हैं। तो क्योंकि क्राइटेरिया ऑफ ए गुड मेजरमेंट है, तो क्राइटेरिया ऑफ ए गुड मेजरमेंट पे ही हम वर्क करेंगे। चलिए, सिंपल है मेरे बच्चों। नाउ फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ओपन एंड क्लासेस डाटा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो ओपन एंड क्लासेस डाटा होता क्या है। जैसे आपने बहुत बार डाटा देखे होंगे, ऐसे कहीं कहीं पे लिखा होता है बिलो 10 इतना फ्रीक्वेंसी, फिर 10 to 20 इतना फ्रीक्वेंसी, 20 to 30 इतना फ्रीक्वेंसी, और फिर अबाउ 30। तो ये जो बिलो और अबाउ लिखा है, इसको हम कहते हैं ओपन एंड क्लासेस डाटा। इसका मतलब होता है जो एंड क्लासेस हैं, जो लास्ट वाली क्लासेस है, मतलब पहली और लास्ट वाली जो एंड क्लासेस हैं, वो ओपन है। ओपन मतलब बिलो 10 अबाउ 30। तो दिस इज व्हाट ओपन एंड क्लासेस डाटा। तो हम ऐसा फॉर्मुलेशन बनाने की कोशिश करेंगे जो ओपन एंड क्लासेस डाटा होने के बाद भी इजीली कैलकुलेट हो जाए। मींस डाटा के अंदर ओपन एंड क्लासेस हैं या नहीं, मेरे फॉर्मूले को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल मेजरमेंट की, कुछ बातें हैं जो मैं कह रहा था कि मेरे मेजरमेंट में ऐसा होना चाहिए। अब मेरे मेजरमेंट में ऐसा होगा यह जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए, ऐसा तो जरूरी है नहीं। भाई मान लीजिए कोई किसी से पूछे कि भाई आपको कोई कार खरीदनी है,
तो बताइए इसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि फीचर्स तो मैं आपको सारे ये दे दूंगा, लेकिन ये 50 करोड़ की कार है। आपने बोला सुधीर सर मेरे पास तो 85,000 है, तो फिर आप 50,000 वाली कार ही खरीदेंगे ना। तो उस 50,000 वाली कार में हर वो फीचर्स मिल जाए जो आपको चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरे बच्चों, ऐसा ही स्टैटिस्टिक्स में होता है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिले, ऐसा जरूरी नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए जी आगे चलते हैं। तो ये तो मैंने बोला कि मेरे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं जो एक अच्छे मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे जब मैं डाटा को एनालाइज करूंगा या मैं डाटा की सेंट्रल वैल्यू निकालूंगा। तो अब सवाल ये आता है कि चलिए सुधीर सर, आपने हमें सेंट्रल वैल्यू का मतलब समझा दिया, आपने ये भी समझा दिया कि जब इस के फॉर्मूले आप डेवलप करोगे या फॉर्मूला आप डेवलप करोगे तो उस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, आपने ये भी हमें लिख के दिखा दिया। लेकिन अब सर, हाउ टू कैलकुलेट द सेंट्रल वैल्यू या हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज, हम एवरेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो पहले हम सबसे मैथमेटिशियन से वो फॉर्मूला बनवाते हैं। तो मैथमेटिशियन हमसे ये पूछते हैं कि जो फॉर्मूला आप हमसे बनवाना चाहते हैं, आप उससे कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं। तो हमने बोला उनको कि हम ऐसा फॉर्मूला चाहते हैं जो हमें सेंट्रल वैल्यू या एवरेज बना के दे दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? ऐसा एक नंबर चाहिए जिसके आसपास डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस बिलोंग करती हो। बोलो ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने हमसे दो बातें पूछी कि आपका जो डाटा है वो किस फॉर्मेट का है। फॉर्मेट इन व्हाट सेंस? डाटा स्टैटिस्टिक्स में स्पेशली फ्रीक्वेंसी डाटा, क्योंकि इस यूनिट में मेरा फ्रीक्वेंसी डाटा ही चलेगा। तो डाटा दो फॉर्मेट का होता है, एक होता है न्यूमेरिकल डाटा और एक होता है मेरे बच्चों पोजिशनल डाटा। इस डाटा को हम, न्यूमेरिकल डाटा को हम कार्डिनल डाटा भी कहते हैं और इसको हम पोजिशनल डाटा भी कहते हैं। ठीक है जी। तो वन इज न्यूमेरिकल डाटा, अनदर इज पोजिशनल डाटा। जो न्यूमेरिकल डाटा है हम उसको कार्डिनल डाटा भी कहते हैं, जो पोजिशनल डाटा होता है हम उसको जो ऑर्डिनल डाटा भी कहते हैं। अब कोई बच्चा पूछ ले सुधीर सर, कार्डिनल डाटा और ऑर्डिनल या पोजिशनल डाटा, अच्छा पोजिशनल डाटा दोबारा लिख दिया, तो इसको मेरे बच्चों आप पोजिशनल हटा के ऑर्डिनल कर दीजिए। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल डाटा में डिफरेंस क्या होता है? देखिए बच्चों, कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं और उस कंपैरिजन का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। समझ गए? जैसे नंबर्स 1 2 3 4 7 9 22, कुछ भी नंबर्स हम बता सकते हैं। तो जो नंबर्स की फॉर्म में डाटा होता है उसमें खास बात होती है कि हम उसको पोजीशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और पोजीशंस के बीच में कितना डिफरेंस है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, वो हम बता सकते हैं। लेकिन जब हम ऑर्डिनल डाटा की बात करते हैं, पोजिशनल डाटा की बात करते हैं, तो ये ऐसा डाटा होता है जिसको सिर्फ अरेंज तो किया जा सकता है पोजीशंस में, बट जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बताया जा सकता। जैसे हमारे पास मान लीजिए हाइट का डाटा है, तो किसी बच्चे की हाइट है 5 फुट 2 इंच, किसी की हाइट है 5 फुट 7 इंच। तो आप ये कह सकते हो सर इसकी हाइट इससे ज्यादा है और 5 इंच ज्यादा है, तो हो गया कार्डिनल डाटा। अब मान लीजिए एक डाटा ऑर्डिनल की बात करता हूं। मान लीजिए दो बच्चे हैं और हम उनकी स्मार्टनेस को चेक कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ये तो कह सकते हैं सर ये ज्यादा स्मार्ट है और ये कम स्मार्ट है, लेकिन जो ज्यादा स्मार्ट है वो कितना ज्यादा स्मार्ट है आप ये नहीं बता सकते। तो जो मैग्नीट्यूड है वो आप नहीं बता सकते। ठीक है मेरे बच्चों। तो डाटा जो है वो दो कैटेगरी में मैथमेटिशियंस को दिया गया, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल, यानी कि न्यूमेरिकल और पोजिशनल। तो मेरे बच्चों,
मैथमेटिशियंस ने दोनों टाइप के डाटा की सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मुलेशंस डेवलप करी। वन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एवरेज, अनदर इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। मींस अगर न्यूमेरिकल डाटा है तो न्यूमेरिकल एवरेज निकलेगा और पोजिशनल डाटा है तो पोजिशनल एवरेज निकलेगा। अब जो मेरा न्यूमेरिकल जो डाटा है उसमें एवरेज निकालने के लिए 3 फॉर्मुलेशन हम डेवलप करते हैं। एक होता है अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो कोई आपसे पूछ ले कि न्यूमेरिकल एवरेज, न्यूमेरिकल सेंट्रल वैल्यू कौन कौन सी होती है? 3, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। कोई पूछ ले पोजिशनल एवरेज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। नंबर 1 मीडियन और सेकंड होता है मोड। दैट्स इट, समझ गए? तो किसी भी डाटा को अगर आपको सेंट्रल वैल्यू निकालनी है तो दिस इज नॉट सो सिंपल। पहले तो आपको उस डाटा का कैटेगरी पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल है कि पोजिशनल है। अब अगर न्यूमेरिकल है तो 3 तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और इसीलिए मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि अर्थमेटिक मीन एवरेज नहीं होता। अर्थमेटिक मीन एवरेज को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, ऐसे ही दूसरा तरीका ज्योमेट्रिक मीन है, ऐसे ही तीसरा तरीका हार्मोनिक मीन है। सिमिलरली मीडियन, एड, मोड। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल। लेकिन अब किसी बच्चे के दिमाग में एक बात जा रही होगी कि सुधीर सर, आपने बोला था कि एवरेज 1 नंबर होता है, लेकिन आप तो यहां हमें 5 नंबर निकाल के दोगे। बिल्कुल 5 नंबर निकाल के दूंगा, बट पांचों एवरेज नहीं हो सकते। इन पांचों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा जो गुड रिप्रेजेंटेशन देगा, जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देगा टू द सेंट्रल वैल्यू। और हमें कैसे पता लगेगा कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन देगा? वो हमें पता लगेगा डाटा से, वो हमें पता लगेगा जो मैंने क्राइटेरिया बताए थे ऑफ ए आइडियल मेजरमेंट से, वो हमें पता लगेगा कि कौन सा क्राइटेरिया हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। समझ गए बच्चों? बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल बेसिक से समझिए चीजों को। तो अब हम सेंट्रल वैल्यू किसी भी डाटा की अगर हमें मेजर करनी है तो हम 2 कैटेगरी में मेजर करेंगे और 5 फॉर्मूले से हम मेजर करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन, देन मीडियन एंड मोड। मेरे बच्चों, तो ये था बिल्कुल पहली क्लास थी मेरी, बिल्कुल बेसिक मैंने आपको समझाया कि स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से काम करता है, कैसे वर्क करता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अर्थमेटिक मीन से हम स्टार्ट करेंगे कि भाई अर्थमेटिक मीन क्या होता है या किस तरीके से वर्क करता है, और आपको यह कैसे पता चलेगा कि किस टाइप के डाटा पर अर्थमेटिक मीन यूज होगा, किस टाइप के डाटा पर ज्योमेट्रिक मीन यूज होगा, किस टाइप के डाटा पे हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड। तो ये सब चीजें आपको क्लास में मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।